हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? कौन कौन ऑनलाइन है? जी। ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो। जी, सबा, अरफा, रोलिका, वर्दा, ईमन, फातिमा। ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग जल्दी से ऑनलाइन हो। लेक्चर स्टार्ट हो गया। ठीक है। जल्दी से उन्हें इन्फॉर्म करो, फिर मैं लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ। इतनी देर अपलोड हो रहा है। सब लोग ऑनलाइन हो जाए। आपको पता है फिर एग्जाम्स के आपके डेज करीब आ रहे हैं, तो जितना हो सकता है अपना कोर्स को कवर करो। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। वर्दा, ईमन, कैसे हो? जी, फातिमा कैसी हो? जी, अरफा। जी, हम लीगल एस्पेक्ट्स देख रहे थे, नर्सिंग के अंदर क्या क्या है। हाँ जी, ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया आपने? हाँ जी, वर्दा। ग्रुप में मैसेज किया। फातिमा, ग्रुप में मैसेज करो। फातिमा अफजल। हाँ जी, अमन, मैं ठीक हूँ। ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग जल्दी से ऑनलाइन हो, 2 मिनट के अंदर अंदर। ओके अरफा। लास्ट टाइम हमने देखा था कि लॉ क्या है। स्टेचुटरी लॉ हमने देखा था, बकवास सा ये। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ देखा था, कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया था क्या चीजें आती हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव देखा था, एग्जाम्पल्स देखी थी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की। कॉमन लॉ देखा था, एग्जाम्पल्स देखी थी कॉमन लॉ की। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ में हमने सिविल लॉ देखा था, क्रिमिनल लॉ देखा था। क्रिमिनल में क्या क्या चीजें आती हैं ये देखा था। क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ में क्रिमिनल लॉ क्या था? जी। हाँ जी, रोलिका कैसी हो? हाँ जी, वर्दा, सिद्रा, अरफा, एमन, फातिमा। क्रिमिनल लॉ क्या है? व्हाट इज क्रिमिनल लॉ?
जी। व्हाट इज क्रिमिनल लॉ? जी रोलिका। जी शानदार। गुड। हाँ जी सरिश कैसी हो? जी सिद्रा। ऐसा क्राइम है जो थ्रेटनिंग होता है और हार्मफुल होता है। अरफा प्राइवेट मैसेज ना करो। अच्छा शानदार, थैंक यू। अच्छा, सिद्रा कह रही है ऐसा क्राइम जो कि थ्रेटनिंग होता है, हार्मफुल होता है और उसकी पनिशमेंट हो, ठीक है गुड। अरफा कह रही है सिस्टम को लॉ is a system of law concerned with the punishment of the individuals who commit crimes, okay good। और offensive punishment हो for criminals, ठीक है। एमन कह रही है जो कि वर्दा कह रही है जो कि क्रिमिनल एक्ट्स पे अप्लाई हो, ओके। क्रिमिनल लॉज ऐसा लॉ है होता है जो कि क्राइम से रिलेट करता है, जैसे थ्रेटनिंग है, ओके रोलिका। ठीक है गुड। और कोई और कोई? ठीक है। और सिविल लॉ क्या है? व्हाट इज सिविल लॉ? व्हाट इज सिविल लॉ? ये आपकी रिवीजन हो जाएगी ना, इसलिए मैं पूछ रही हूँ। हम्म। प्रॉपर्टी और हेल्थ से भी रिलेट करता है, ओके। और फॉर पब्लिक है, एमन कह रही है सिविल लॉज थोड़े कम ऑफेंसिव लाइक मेल प्रैक्टिस नेग्लिजेंस है, ओके ठीक है। हाँ जी यास्मीन कैसी हो? शांजा कह रही है सिविल लॉ नॉन क्रिमिनल है और लॉ के लिए अप्लाई होता है, ओके। नॉन क्रिमिनल क्रिमिनल है, सिद्रा कह रही है जैसे नेग्लिजेंस है, ठीक है गुड। चलो ठीक है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज है, हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आपने ये मैंने ये आपको करवाया हुआ है, ठीक है। वायोलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ को हम क्राइम कहते हैं, ठीक है। इसकी क्लासिफिकेशन की गई थी, नहीं इसको हम कर लेते हैं। हाँ आगे मैंने इसको जस्ट मेरा ख्याल है कि ये हमने एक्सप्लेन कर लिया था, मिस डेमिनोर था, फेलनी था, सिविल लॉ था, टॉर्ट था, नेग्लिजेंस था, मेल प्रैक्टिस था। टॉर्ट क्या था? चलो हम इसी से ही थोड़ा सा स्टार्ट कर लेते हैं, आपकी रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी। क्रिमिनल लॉ क्या था? अ वायलेशन ऑफ क्रिमिनल लॉ इज कॉल्ड अ क्राइम एंड इज प्रोसिक्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑन द कन्विक्शन, ठीक है। इसको प्रोसिक्यूट जो है वो गवर्नमेंट करती है। ऑन ऑन कन्विक्शन अ क्राइम में बी पनिशेबल
बाय इम्प्रिजनमेंट ये पनिशेबल होता है। इसमें पेशेंट को बंदे को कैद कर लिया जाता है। पेरोल कंडीशन भी होती है कि पनिश कर दिया है, लेकिन सिचुएशन ये है कि उसको जो है उसमें रखा हुआ है, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, कि उसको अलाउ किया हुआ है कि वो ले सकता है, छुट्टी ले सकता है। ठीक है, जैसे बेल पे चले जाते हैं। अच्छा, इसी तरह क्या है, आ लॉस ऑफ प्रिविलेज, जिसमें प्रिविलेज चले जाए, जैसे कि लाइसेंस वगैरह छीन लिया, किसी डॉक्टर का, नर्स का लाइसेंस ले लिया। छीन मीन्स कि उसको बैन कर दिया है, फाइन कर दिया है, या गाड़ी वगैरह से रिलेटेड अगर किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने गाड़ी के नीचे आ गया, उसका लाइसेंस ले लिया। और जुर्माना ये किया कि उसको काफी भारी अमाउंट में जुर्माना भी किया और कैद भी डाल दिया। और एनी कम्बिनेशन ऑफ दीज, और ये कम्बिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, ये क्रिमिनल लॉ है। क्रिमिनल लॉ को क्लासिफाई किया गया है मिसडेमिनर में। मिसडेमिनर मिस डीमीन डिमीनर से निकला हुआ है, जैसे किसी चीज को डिमीन कर देते हैं। इसमें क्या है, is a lesser infraction of the law, ठीक है, एंड इज पनिशेबल बाय अ फाइन और एनी इम्प्रिजनमेंट लेस देन अ ईयर। इसमें 1 साल से कम की सजा दी जाती है या फाइन किया जाता है। और फेलनी क्या है, फेलनी रिस्पॉन्स आ मेजर आ मोर सीरियस वायलेशन ऑफ अ लॉ है। वो कम था और ये ज्यादा सीरियस है, वायलेशन ऑफ लॉ। और इसमें कैरीज हैवियर फाइन जिसमें होता है, और लॉन्गर पीरियड ऑफ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, एंड इन द मोस्ट सीरियस ऑफ केसेस परहैप्स इवन डेथ्स भी हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। यानी कि वो वाला भी हो सकता है जिसमें फांसी दे देते हैं। ऐसी सिचुएशन भी इसके अंदर आती है। जैसे मैरिज या प्रॉपर्टी ओनरशिप है, ओके। और सिविल लॉ स्पेसिफिक सिविलियंस या सिटीजन्स के प्राइवेट अफेयर से रिलेटेड होता है, ओके। हाँ जी, लाइबा कुछ कह नहीं सकती, पता लग जाएगा थोड़ी देर में रिपोर्ट पे। अभी कुछ नहीं पता। अच्छा, फेलनी हो गया कि जिसमें फेलनी रिप्रेजेंट्स करता है मोर सीरियस वायलेशन को, जैसे कि किसी का मर्डर वगैरह हो गया या कोई ऐसी रॉबरी वगैरह की है जिसकी वजह से हैवियर फाइन होगा। अब रॉबरी पे या मर्डर पे या किडनैपिंग पे फाइन तो नहीं होगा, लेकिन उसमें इस तरह की पनिश कर सकते हैं, जैसे कि कैद बा मुशक्कत और उम्र कैद, इस तरह की जो सजाएं होती हैं। लॉन्गर पीरियड के लिए उसको जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, और उसके साथ मोस्ट सीरियस अगर केसेस हो तो जैसे कि कुछ वो होगी, दहशतगर्दी वगैरह के सीन जो होते हैं। ठीक है, इसके अलावा किडनैपिंग वगैरह है तो लॉन्ग टाइम के लिए, कुछ सालों के लिए 10 साल की कैद और 12 साल की कैद, इस तरह की जो कैदें दे दी जाती हैं। और फिर फाइन भी होता है अगर बेल चाहिए। या 1 साल की, मैंने एक मूवी में देखा था, 1 साल कैद और साथ में 2 लाख रुपए जुर्माना। इस तरह करके भी लोग पनिश देते हैं कोर्ट्स वगैरह में। सिविल लॉ क्या है, सिविल लॉ जो है वो रेगुलेट करता है कंडक्ट्स बिटवीन द प्राइवेट इंडिविजुअल एंड बिजनेस, एंड इज enforced थ्रू द कोर्ट एज damages और मॉनिटरी कंपनसेशन इसके अंदर आ जाती है। ये सिविल लॉ है कि इसमें कंडक्ट होता है बिटवीन द प्राइवेट इंडिविजुअल में और बिजनेस के दरमियान में। ठीक है, बिजनेस वालों के और प्राइवेट वालों के दरमियान में का। और इसके अलावा थ्रू द कोर्ट्स, आपस में जो डैमेज होता है, प्राइवेट वाले कोर्ट के पास जाते हैं, भी हमारा ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करो, इससे रिलेटेड है। इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स में ब्रिंग अ लीगल एक्शन, लॉ सूट कर सकते हैं, में तक जा सकते हैं टू कोर्ट फॉर ब्रीच और ब्रेकिंग ऑफ अ सिविल लॉ। इसमें प्राइवेट इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स, यानी कि जो बाहर आसपास की आवाम होती है, हमारे लिए सिविलियन जो हैं, ये उनके लिए बना हुआ है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो हम कोर्ट्स वगैरह को बीच में इन्वॉल्व कर सकते हैं, भाई हमारे साथ फलानी जगह पे गलत हो रहा है, हमें इंसाफ दिलाओ। ठीक है, दिस the judgment of the courts results in a plan to correct the wrong and may award a monetary payment to the wronged party। ठीक है, और जजमेंट ऑफ द कोर्ट जो है उसका रिजल्ट ये होता है, इन अ प्लान टू करेक्ट द रॉन्ग, जो गलत है उसे सही करना है, एंड में अवार्ड अ मॉनिटरी पेमेंट टू द रॉन्ग पार्टी, और उनसे पेमेंट ली जाती है, गलत जो लोग होते हैं और सामने वालों को दी जाती है। नर्सिस में फाइंड themselves involved with both civil and criminal laws either separately
और विद इन द सेम सिचुएशन, दोनों के अंदर इन्वॉल्व होती हैं। इसलिए हमने एक डिबेट भी की है, लंबी चौड़ी डिस्कशन भी की है। सिविल लॉ जो है वो रिलेट करता है टू लीगल डिस्प्यूट्स बिटवीन द प्राइवेट पार्टीज है। मेल प्रैक्टिस एक्शन है ब्रॉट इन हेल्थ हेल्दी हेल्थ केयर सिचुएशंस इन्वॉल्व सिविल लॉ आर। ठीक है, इसमें टॉर्ट है, नेग्लिजेंस है और मेल प्रैक्टिस है। टॉर्ट क्या है? अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग कमिटेड अगेंस्ट अ पर्सन और द पर्सन्स प्रॉपर्टी। ठीक है, टॉर्ट ये है पर्सन से रिलेटेड। अब जैसे इतनी देर से आप लोग प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बातें कर रहे थे, तो बेसिकली वो टॉर्ट है। क्या है? पर्सन या पर्सन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप किसी भी किस्म का के अगेंस्ट उसके कोई भी काम करोगे या डेंजर पहुंचाने की कोशिश करोगे। ठीक है, और इसके अलावा द रिजल्ट्स में भी फिजिकल हार्म हो सकता है, साइकोलॉजिकल हार्म हो सकता है, हार्म टू द लाइवलीहुड हो सकता है, और सम अदर लेस टेंजिबल वैल्यूज भी हो सकता है, सच एज हार्म टू द रेप्यूटेशन। ठीक है, आप किसी को फिजिकली, साइकोलॉजिकली, और इसके अलावा अब जैसे मुझे एक दफा याद है, मुबशरा ने ये एग्जांपल दी थी, आई थिंक सो, कि जब जैसे चाइना में या पता नहीं कहाँ पे अगर किसी को वो करना हो, कोई दरख्त काटना हो, तो उसको आके रोज बुरा भला कहते हैं, वो अपने आप ही सूख जाता है। इसी तरह इंसान है, अगर एक इंसान को हर वक्त तुम बुरा कहते रहोगे, टारगेट करते रहोगे, हर वक्त उसको पॉइंट आउट करते रहोगे, गलत गलत तरीके से उसको करोगे, तो क्या होगा कि एक वक्त आएगा कि वो साइकोलॉजिकली इफेक्टेड होगा। ठीक है, और किसी को भी किसी भी किस्म का हार्म पहुंचाने की कोशिश करोगे, चाहे रेपुटेशन में हो, किसी भी टाइप का हो, तो उससे प्रॉब्लम होता है। क्या? क्या? हम्म, आइए अभी अभी कॉल, लेक्चर हो रहा है। आइए अभी कॉल, तो जाती हूँ। आमीन आमीन। लाइबा, थैंक यू। अच्छा, वो एक्चुअली हमने सैंपल दिया है तो वो रिपीट होना है मेरा। अच्छा, तो क्या है कि टोट का हमने देख लिया है। फिजिकल हार्म भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल हार्म भी इसके अंदर हो सकता है। फिजिकल में आप किसी को मारते पीटते हो, या धमकी देते हो, या धक्का दे दिया, या फिर खाना नहीं दे रहे, या फिर फिजिकल में ये है कि आप किसी से बहुत ज्यादा काम ले रहे हो। ठीक है, और किसी को घर में रख के उसे बहुत ज्यादा घर के काम करवाते हो, तो ये भी गलत है, ये भी उसमें आता है। सोच समझ के, जैसे कि वो होते हैं जो के बच्चे अडॉप्टेड होते हैं, या फिर जिनके पेरेंट्स नहीं होते, या फिर जो काम वाले लेके आए होते हैं उनको घर में रख के, फिजिकल हार्म में आता है ना ये, कि आप उसे इतना ज्यादा काम ले रहे हो कि बेचारा थका भी हो, लेकिन उससे यही इंटेंशन रखो कि इसने काम ही करना है। ठीक है, जैसे बहुएं हैं बेचारी हैं, जो बहुएं होती हैं कुछ गंदे घरों में चली जाती हैं, वो जैसी भी हालत में हो उनसे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि भाई इसने काम ही करना है, चाहे जो मर्जी हो। ठीक है, तो ये वाली सारी चीजें गलत हैं। तो बेसिकली ये क्या है, ये इंसानियत से हट के चीजें हैं, और ये बड़ी गलत है। है ना मुबशरा? वो दरख्त वाली बात आपने बताई थी ना साइकोलॉजिकल में, तो
साइकोलॉजिकल में ये चीज भी आ जाती है। और बेसिकली जब आप किसी के साथ इस तरह का बिहेव करते हो कि उसे फिजिकली भी टॉर्चर करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो साइकोलॉजिकली भी टॉर्चर वहां पे हो रहा होता है कि मेरे साथ क्यों ऐसे करते हैं, मेरे साथ क्यों ऐसा सलूक किया जा रहा है, ये वो दिस एंड दैट, तो वो बेचारा वैसे ही इफेक्टेड हो जाता है। अच्छा। अच्छा, और इसके अलावा हम में रेपुटेशन रेपुटेशन का हम क्या देख रहे थे कि अगर आप किसी की रिप्यूट खराब करोगे तो उससे क्या प्रॉब्लम आता है कि जी रिप्यूट खराब होने की वजह से प्रॉब्लम ये आता है कि वो लोग, कि आप किसी के बारे में गलत रूमर्स फैलाते हो, किसी की जानबूझ के करेक्टर के ऊपर, और करेक्टर से हट के भी उसके बिहेव पे, हालांकि बंदा चंगा भला है, अच्छा है और वेल मैनर्ड है, लेकिन आप उसके बारे में गलत अफवाहें उड़ाते हो, गलत बातें फैलाते हो, तो वो भी चीज उसकी उसको फिजिकली हार्म पहुंचाते हैं, वो मेंटली भी हार्म पहुंचाते हैं। किस तरह से कि एक बंदा हर वक्त इस चीज को महसूस करता है कि पता नहीं मैं कितना बुरा हूँ जो मेरे साथ ऐसे हो रहा है, पता नहीं मैं कितना बुरा हूँ, सारे हर वक्त मुझे बुरा कहते हैं। तो वो फिर अपसेट रहेगा, अपनी गैदरिंग में अपसेट रहेगा और लोगों में अच्छा महसूस नहीं करेगा, तो ये चीज जो है ये गलत है। अच्छा, और इसके अलावा क्या है, नेग्लिजेंस। अब हमने टॉर्ट में हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने देखा था सिविल लॉ में टॉर्ट था, टॉर्ट भी हमने देख लिया। अब बात करेंगे नेग्लिजेंस की। नेग्लिजेंस क्या है, ये सिविल लॉ की भी बात चल रही है। नेग्लिजेंस इज अ जनरल टर्म है दैट रेफर्स टू कंडक्शन लैकिंग इन ड्यू केयर। ठीक है, नेग्लिजेंस क्या है, एक जनरल टर्म दी गई है जिसका मतलब है कि कंडक्ट लैकिंग इन ड्यू केयर, एक ऐसा कंडक्ट किया गया है जिसमें ड्यू केयर जो है वो लैक करती है, उसकी लैकिंग है, यानी कि जो उसका बनता था केयर प्रोवाइड करना वो हमने नहीं की। इफ हार्म इज कॉज्ड बाय नेग्लिजेंस, अगर हार्म जो है वो नेग्लिजेंस की वजह से है, इट इज टर्म्ड एन अनइंटेंशनल टॉर्ट। अगर नेग्लिजेंस अगर ये हार्म जो भी पहुंचा है अगर वो नेग्लिजेंस की वजह से है तो अनइंटेंशनल टॉर्ट होगा एंड डैमेजेस में बी रिकवर्ड, और जो अनइंटेंशनल होगा और जो सिर्फ नेग्लिजेंस की वजह से होगा वो रिकवर हो सकता है। ठीक है, फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने दी हुई है नेग्लिजेंस की। समझ आप लोगों को आ रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही? अच्छा, हार्म है फर्स्ट ऑफ ऑल, फोर कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले हार्म है। हार्म क्या होगा, harm must have occurred to an individual, injury, which is the basis of harm and damages, which includes the consequences to the person of the injury, ठीक है, are considered separate characteristics by some। harm क्या है कि harm must have occurred to an individual, to an individual, harm जो है वो किसी individual को होगा। injury क्या है, विच इज द बेसिस ऑफ हार्म, जो कि हार्म की बेसिस पे पहुंचाई जाती हैं, इंजरीज वगैरह जानबूझ के किया जाता है किसी का नुकसान। एंड डैमेजेस, इंजरी किसी की जाए या किसी को डैमेज पहुंचाया जाए, डैमेज क्या है, विच इंक्लूड द कॉन्सिक्वेंसेज टू द पर्सन ऑफ द इंजरी, यानी कि हार्म जो कि इंजरी में किसी को हार्म पहुंचाया जाएगा वो इंजरी है, जिस भी टाइप का हार्म किया गया, फिजिकली, मेंटली, सोशली, फाइनेंशियली, ठीक है, और उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस हुए वो डैमेज है। ठीक है, अगर किसी की चोरी कर ली तो उसका क्या हुआ, अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकले कि वो फिजिकली अपसेट हो गया, वो मेंटली अपसेट हो गया, वो फाइनेंशियली अपसेट हो गया। इसके अलावा अगर मारा तो उसको चोटें वगैरह लगी, तो ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं, तो ये बेसिकली ये डैमेज है, आर कंसीडर्ड सेपरेट कैरेक्टरिस्टिक्स बाय सम। ठीक है, और इसको सेपरेट समझा जाता है। ड्यूटी क्या है, देन एंड देन नेग्लिजेंट पर्सन मस्ट हैव बीन इन अ सिचुएशन। ठीक है, ड्यूटी क्या है, जो नेग्लिजेंट पर्सन होता है वो ऐसी सिचुएशन में होता है वेयर ही और शी हैड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी टुवर्ड्स द पर्सन हार्म्ड। ठीक है। ड्यूटी में जो नेग्लिजेंट पर्सन होता है वो ऐसी सिचुएशन में होता है जहाँ पे ही और शी हैड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी ड्यूटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी होती है टुवर्ड्स द
हार्म्ड पर्सन, जिसको नुकसान पहुंचा है, उसकी तरफ उसकी ड्यूटी होती है, उसे ड्यूटी बोला जाता है। यानी कि ये ये नहीं हम कहेंगे, सिंपल बात है कि भाई किसी भी नर्स की या किसी भी बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसने ये टास्क परफॉर्म करना है, जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं टूवर्ड्स एनी पर्सन जिसके ऊपर वो उसको ड्यूटी उसकी लगाई गई है। बेसिकली वो ड्यूटी है कि उसने अपने टास्क करने हैं, अपने काम करने हैं, चाहे वो मेडिसिन है चाहे नर्सिंग केयर है, किसी का भी ड्यूटी की एक सिंपल एग्जांपल दी गई है। चाहे आप गार्ड की ले लो जो बाहर बैठते हैं, या आप किसी ड्राइवर की ले लो, किसी की भी एग्जांपल ले लो, तो बेसिकली इसमें ड्यूटी में क्या है, नेग्लिजेंट पर्सन मस्ट हैव इन अ सिचुएशन। जो नेग्लिजेंट पर्सन है वो ऐसी सिचुएशन में होगा जहाँ पे किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ड्यूटी होगी टूवर्ड्स द हार्म पर्सन, जिसकी ड्यूटी थी उसने परफॉर्म की और वो निग्लेक्ट हुआ। ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्या है? द पर्सन मस्ट बी फाउंड टू हैव फेल्ड टू फुलफिल हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ब्रीच ऑफ ड्यूटीज में क्या है कि ऐसा पर्सन जो कि मस्ट बी फाउंड टू हैव फेल्ड, जो कि फेल हो गया अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करने में और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने में। दिस माइट इंक्लूड आइदर डूइंग व्हाट शुड नॉट हैव बीन डन, क्या नहीं करना चाहिए था, कमीशन ऑफ एन इनअप्रोप्रिएट एक्शन, ठीक है, और फेलिंग टू डू व्हाट शुड हैव डन, ठीक है। मतलब ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी में क्या है, द पर्सन मस्ट बी फाउंड टू हैव फेल्ड टू फुलफिल हिज और हर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ब्रीच ऑफ ड्यूटी का मतलब है कि कोई भी पर्सन, ऐसा बंदा जो कि फेल्ड पाया गया अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने में, वो ही और शी कोई भी हो सकता है। दिस माइट इंक्लूड आइदर डूइंग व्हाट शुड नॉट हैव बीन डन, क्या नहीं करना चाहिए था, कमीशन ऑफ इनअप्रोप्रिएट एक्शन, कमिट किया गया, ठीक है, जो कि करना चाहिए था अप्रोप्रिएट एक्शन वो नहीं किया गया, इनअप्रोप्रिएट एक्शन किया गया, और फेलिंग टू डू, और या फिर फेल हो गया करने में क्या, व्हाट शुड हैव बीन डन, क्या करना चाहिए था, यानी कि ओमिशन ऑफ अननेसेसरी और अप्रोप्रिएट एक्शन, ठीक है, जो कि एक्शन करना चाहिए था उसे करने में फेल हो गया, ठीक है। क्या जो नहीं करना चाहिए था वो किया, और जो करना चाहिए था वो नहीं किया। ड्यूटी पे टाइम से आना चाहिए, नहीं आए, लेट आए, ठीक है। और कमिट, ये क्या हो गया, ओमिशन हो गया, जो करना चाहिए था वो नहीं किया। और कमीशन क्या है कि एक तो लेट आए, ऊपर से पेशेंट को मेडिसिन नहीं दी, बोगस एंट्रीज कर दी, ये कमीशन ऑफ एक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ में मेंटल में एथिक्स का चैप्टर था, उसमें भी पढ़ा था नेग्लिजेंस, हाँ जी बिल्कुल, एथिक्स वाले में भी हमने पढ़ा था, बिल्कुल सही कह रहे हो, साइकेट्रिक से रिलेटेड था वो। और ये जो है ये आपका थ्योरी से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, तो क्या है, ओमिशन और कमीशन की समझ आपको आ गई है कि जो काम करना चाहिए वो नहीं किया और जो नहीं करना चाहिए था वो किया। अच्छा, फिर उसके बाद दिस इज ऑल्सो रेफर टू एज फेलिंग टू एक्ट एज अ रिस्पॉन्स रीजनेबली प्रूडेंट पर्सन, ठीक है। दिस ऑल्सो रेफर टू एज, फेल हो जाना, टू एक्ट एज अ रीजनेबली प्रूडेंट पर्सन, कि एक रीजनेबल पर्सन की सिचुएशन में या कंडीशन में, या फिर की के एक्ट में अपने काम को प्रॉपरली परफॉर्म ना कर पाना भी ब्रीच ऑफ ड्यूटी है। कॉजेशन क्या है? कॉजेशन है द हार्म और इंजरी मस्ट बी शोन टू हैव बीन कॉज्ड बाय द ब्रीच ऑफ ड्यूटी। कॉजेशन क्या है? कॉजेशन है द हार्म और इंजरी जो है ना वो मस्ट बी शोन टू हैव बीन कॉज्ड बाय द ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ठीक है। कॉजेशन टू हैव बीन कॉज्ड द हार्म और इंजरी मस्ट बी शोन टू हैव बीन कॉज्ड बाय द ब्रीच ऑफ ड्यूटी। कॉजेशन का मतलब है कि सिंपल कॉज का पता लगना कि किस वजह से इंजरी हुई है और किस वजह से हार्म हुआ है। तो ब्रीच ऑफ ड्यूटी की गई, उसकी वजह से इंजरी हुई, तो ये कॉज है, ठीक है। ये बताने की कोशिश की जा रही है। व्हाट इज मेल प्रैक्टिस? मेल प्रैक्टिस इज अ टर्म used to identify professional negligence.
ठीक है। मेल प्रैक्टिस एक ऐसी टर्म है जो कि आइडेंटिफाई करती है प्रोफेशनल नेग्लिजेंस को, उसे हम मेल प्रैक्टिस कहेंगे। अब मेल प्रैक्टिस, अब हम जब मुंह धोते हैं तो वो मेल प्रैक्टिस में नहीं आता, ठीक है। लेकिन यही अगर हमारा कोई बंदा फेशियल कर रहा होगा और वो सही तरीके से नहीं करेगा तो वो उसकी ड्यूटी है, वो उसका प्रोफेशनल टास्क है, वो उसका उसका प्रोफेशनल, वो उसकी एक्टिविटी है। लेकिन अगर वो हमारा फेशियल सही तरह से नहीं करता, सपोज मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, तो वो उसकी प्रोफेशनल नेग्लिजेंस है। लेकिन अगर हम खुद सही से मुंह नहीं धोएंगे तो वो हमारा प्रोफेशन नहीं है, तो वो मेल प्रैक्टिस में नहीं आएगा, ठीक है। ये मैंने आपको इजी एग्जांपल समझाने के लिए कहा है। लाइबिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम इम्प्रॉपर प्रैक्टिस बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर रिक्वायर्ड बाय द प्रोफेशन, ठीक है, फॉर विच द पर्सन हैज बीन एजुकेटेड, ठीक है। यानी कि लाइबिलिटी, लाइबिलिटी जो है, नेग्लिजेंस की लाइबिलिटी कब आती है? रिजल्टिंग फ्रॉम द इम्प्रॉपर प्रैक्टिस, जब इम्प्रॉपर प्रैक्टिस की जाती है बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर। इम्प्रॉपर प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं की जा रही जो कि बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर पे होती है, जिस जो बेस करती है। रिक्वायर्ड बाय द प्रोफेशन, जो कि प्रोफेशनली रिक्वायर्ड होती है। फॉर विच द पर्सन हैज बीन एजुकेटेड, और जिसके जिससे रिलेटेड पर्सन जो है वो एजुकेटेड होता है लेकिन वो प्रॉपरली परफॉर्म नहीं करता। जैसे कि नर्सिस हैं, नर्सिस को एजुकेट किया गया है, उनकी प्रैक्टिसेस करवाई जाती हैं, क्लिनिकल्स करवाए जाते हैं कि आपने ये काम इस तरह से करना है, कैथीटर ऐसे पास करना है, एनजी ऐसे पास करनी है, एनजी फीड ऐसे देनी है, और नर्सिंग केयर ऐसे करनी है, ऐसे आपने कन्वर्सेशन करनी है, इस तरह से लोगों को डील करना है, इस तरह फाइल बनानी, ये सब आपका प्रैक्टिस का पार्ट है, इसके लिए आपको एजुकेट किया गया। लेकिन अगर आप उस तरह से परफॉर्म नहीं करते तो ये मेल प्रैक्टिस में आता है। What is liability? Liability is an obligation or a debt है that can be enforced by the law. Liability जो है वो obligation है किसकी? That can be enforced, जो कि liable है। Liable means कि अगर नर्सिस हैं, वो educated हैं, well trained हैं और स्किलफुल हैं, या ये टास्क परफॉर्म करने के लिए कोई भी टास्क हो सकता है, तो लेकिन वो नहीं करती तो वो उसके लिए लायबल हैं कि उन्होंने ये करना है। अगर वो नहीं करती तो वो फिर पनिशेबल ऑफेंस है, ठीक है, बाय द लॉ। अच्छा, फिर उसके बाद है अ पर्सन फाउंड गिल्टी ऑफ एनी टॉर्ट। कोई भी पर्सन जो किसी भी किस्म के टॉर्ट की बेस पे गिल्टी पाया जा रहा है, वेदर इंटेंशनल है या अनइंटेंशनल है, इज कंसीडर्ड लीगली लायबल, उसको फिर लीगली लायबल लिया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई बेसिक इसकी रीजन ये है कि अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आए, सपोज जैसे मैं नर्स हूँ और जब मैं ये एथिक्स पढ़ रही थी, मैं सोचती थी कि हमारे पे ही क्यों लीगल एक्शन लिया जाएगा, नर्सिस पे ही क्यों लीगल एक्शन लिया जाए, नर्सिस के ऊपर लीगल एक्शन क्यों बनता है जी, किस वजह से बनता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है माइंड में, ठीक है। तो फिर जब मैंने इसके बारे में सही तरीके से देखा और जाना, और फिर मुझे ये पता लगा कि बेसिकली नर्सिस हैं, बेसिकली है क्या, गवर्नमेंट ने एक एक फर्म बनाई हुई है, उस फर्म में बाहर से रॉ मटेरियल लिया जाता है, मैट्रिक के एफएससी के स्टूडेंट्स रॉ मटेरियल लिए हैं, अपने पास लाए हैं, उनको ट्रेंड किया है, ठीक है, उनके ऊपर फाइनेंसिस किए गए हैं, और फिर उनको ट्रेंड करके उन्हें बाहर मार्केट में भेजा गया। एक तो ट्रेंड किया, प्लस उनको उस ट्रेनिंग का डिप्लोमा, डिग्री, सर्टिफिकेट्स दिए कि नाउ यू कैन परफॉर्म एनीवेयर, ठीक है। लेकिन जब आप बाहर निकलते हो, आपके ऊपर इतने ज्यादा एक्सपेंसिव हुए हैं, आपको तैयार किया गया, ठीक है, लेकिन बाहर निकल के फिर भी आप सही से काम नहीं करते हो जो करना चाहिए, तो इसके लिए क्या प्रॉब्लम आती है कि फिर इसका मतलब है कि आप जो है वो, अब आपको जब आपको डिग्री दे दी गई, यानी कि जब आपको लाइसेंस दे दिया गया और उसको आपकी ऑर्गेनाइजेशन से वो भी करवा दिया, रजिस्टर भी करवा दिया गया कि अब ये कहीं भी काम कर सकता है, हमारी तरफ से ये स्किलफुल है, लेकिन आप फिर भी नहीं करते हो, तो फिर आप सजा के लायक हो। क्योंकि जब आपको हर तरह से हमने तैयार किया, आपको हर तरह से सिखाया गया, अपने टाइम में आपको पूरा टाइम इक्वली जो सबको टाइम देते हैं आपको भी वो दिया गया, तमाम विद ऑल रिसोर्सेज, तो फिर भी आप परफॉर्म नहीं करते हो, तो फिर इसका मतलब है कि फिर आप जानबूझ के कर रहे हो, तो फिर आपको पनिश मिलेगी। इस वजह से कोर्ट कचहरी को बीच में इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि ये थ्रू प्रॉपर चैनल होता है, और इसमें हर चीज, हर तरह का लॉ इन्वॉल्व होता है, और फिर ये चीज हमारे ऑलरेडी हमारे उसमें आती है
हमारे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में ये चीज आती है कि अगर मैं हम कैसे आती है, जब हम ओथ लेते हैं तो हम वो ओथ को, ओथ बेसिकली लीगल होता है कि हम उस टाइम में ओथ में ये कहते हैं कि भाई मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ अपने हर किस्म के ऑफेंस का। मैं कोई भी ऐसा काम करूंगा तो मैं ये लेता हूँ, मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि मैं ठीक रहूंगा, मैं कैसे कैसे काम करूंगा और क्या नहीं करूंगा और क्या करूंगा। जब हम ऑथ भी ले लेते हैं और फिर भी करते हैं तो फिर हमें पनिश किया जाता है। बेसिकली इन शॉर्ट इसका इसकी वजह ये है। टाइप्स ऑफ लाइबिलिटी में आ जाता है पर्सनल लाइबिलिटी है, एम्प्लॉयर है और सुपरवाइजरी है। ठीक है। पर्सनल लाइबिलिटी में क्या आ जाएगा, फिर अब हम इसको अलग अलग देखेंगे। हाँ जी। अब आप लोग मुझे थोड़ा थोड़ा बताएं कि पर्सनल क्या होगा, एम्प्लॉयर क्या होगा और सुपरवाइजरी क्या होगी लाइबिलिटी। जी। पर्सनल लाइबिलिटी क्या है, सुपरवाइजरी क्या है और एम्प्लॉयर लाइबिलिटी क्या है। हाँ जी रम शाइस्ता। जी रिप्लाई करो। जी सरिश, पर्सनल लाइबिलिटी क्या है। शाइस्ता कह रही है पर्सनल रिस्पॉन्सिबल टू पे आर डेबिट। ओके। और लाइबा कह रही है मैम पर्सनल तो अपने टास्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके ठीक है, गुड। और एनीथिंग एल्स कुछ ऐड करना चाहोगे अगर आप। इरम बात सुन। जी। अच्छा वर्दा कह रही है पर्सनल लायबिलिटी में हर पर्सन खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने एक्ट्स का। ओके। एम्प्लॉयर में है कि एम्प्लॉयर में जॉब रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेहा कह रही है। ठीक है लाइबा। और नेहा कह रही है कि पर्सनल में एक पर्सन अपना स्टैंडर्ड सेट करता है और खुद को आंसरेबल समझता है किसी भी एक्शन के लिए। ओके गुड। ठीक है। एमन कह रही है पर्सनल लायबिलिटी में पर्सन की हेल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर हिज एक्शन। ओके गुड। सबा कह रही है पर्सनल ये कि उसे अपने टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल, कि वो अपने टास्क के लिए रिस्पॉन्सिबल अकाउंटेबिलिटी फॉर एक्शन। ओके सबा गुड। ठीक है। सुपरवाइजरी कैसे होगी। जी सुपरवाइजरी कैसे होगी। सुपरवाइजरी लायबिलिटी में सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल है फॉर एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज के एक्ट्स का। ओके। सुपरवाइजर कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा एम्प्लॉयज के एक्ट का। सुपरवाइजर अपने लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा।
सुपरवाइजर जब अपने और अपने ऊपर काम करने वालों का, ओके ठीक है। नेहा, सुपरवाइजरी में जो सुपरवाइजर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी टीम के एक्शन के लिए, ओके ठीक है, गुड, ठीक है। एमन, जब अपने और अपने ऊपर काम करने वालों का, ठीक है। अच्छा, सुपरवाइजर अल्फा कह रही सुपरवाइजर रिस्पॉन्सिबल होगा, फातिमा कह रही सुपरवाइजर सुपरवाइज करता है लोगों को और उसके अंडर काम करते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयर उसके अंडर होते हैं, ठीक है, गुड, ठीक है। आप लोगों का ने जितना भी शेयर किया ये ठीक है, गुड है। और अब हम इसको देखते हैं पर्सनली, अलग अलग देखते हैं। पर्सनली लाइबिलिटी क्या है? एज एन एजुकेटेड पर्सन, ठीक है। पर्सनली लाइबिलिटी में आ जाता है कि एज एन एजुकेटेड पर्सन यू आर ऑलवेज लीगल रिस्पॉन्सिबल और लायबल फॉर योर एक्शन, ठीक है। एजुकेटेड कैसे? कि अगर आप ट्रेंड पर्सन हो, ठीक है, अगर आप ट्रेंड नर्स हो तो, इरम जल्दी का, अगर आप ट्रेन पर्सन हो यानी कि एजुकेटेड हो, यानी कि आप एक नर्स हो और आप इसके लिए आप एजुकेटेड हो, आपको बताया गया है, आपको ट्रेन किया गया है कि आपने किस तरीके से टास्क परफॉर्म करने हैं, किस तरीके से अपनी प्रैक्टिसेस करनी है, स्किल्स परफॉर्म करनी है, और अगर आप नहीं करते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो आपकी बेसिकली पर्सनल लाइबिलिटी है, आपके एक्शंस के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। दस इफ अ फिजिशियन और सुपरवाइजर आस्क यू टू डू समथिंग, अगर कोई आपको फिजिशियन या सुपरवाइजर कोई भी काम करने के लिए कहता है, ठीक है, दैट इज contrary to your best professional judgment and says I will take responsibility, that person is acting unwisely, ठीक है। The physician or supervisor giving the direction may be liable also if harm results, ठीक है। but that would not remove your personal liability। अगर आपको कोई भी टास्क दिया गया आपके सुपरवाइजर के थ्रू या डॉक्टर के थ्रू कि आपने ये काम करना है, और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ये कह देते हो कि ठीक है मैं करूंगा, आई एम रिस्पॉन्सिबल, आई एम लाइबल फॉर एनी एक्ट और एनी टास्क, ठीक है। तो ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लो कि जो काम किसी ने कहा है, चाहे वो डॉक्टर कहे, चाहे कोई सुपरवाइजर कहे, चाहे आपका कोई भी सीनियर कहे कि आज आपने इसकी मेडिसिन नहीं देनी, या इसका फलाना इंजेक्शन उठा के ले आओ, या फिर इसका मैंने राउंड ही नहीं करना, डॉक्टर कहता है, और वो आपको कहता है कि आपने भी इसको मेडिसिन नहीं देनी, तो आपने उसकी बात नहीं सुननी। क्योंकि अगर आप कहते हो ठीक है डॉक्टर आपने कह दिया मैं आपकी बात मानूंगी या मानूंगा, तो जब आप ऐसा करते हो तो बेसिकली वहां पे आप भी उतने ही लायबल हो, उतने ही आंसरेबल हो, और उतना ही आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा जितना कि उस डॉक्टर पे तो नहीं होगा लेकिन आपके लिए होगा। जब आप ये टास्क के लिए हामी भर देते हो तो फिर भी आप लायबल हो। आप ये नहीं कह सकते मुझे फलाने ने काम कहा था तो वो आंसरेबल है, नहीं, वो काम तो आपने किया ना, जवाब तो आपने देना, ठीक है। इसमें फिजिशियन या सुपरवाइजर आपको जो भी डायरेक्शन दे रहा है मे बी लायबल ऑल्सो इफ हार्म रिजल्ट, वो तब भी लायबल होगी आपकी, आपके ऊपर, यानी कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर भी आपकी होगी भले उसके रिजल्ट्स में हार्म हो, बट दैट वुड नॉट रिमूव योर पर्सनल लाइबिलिटी, लेकिन आपकी पर्सनल लाइबिलिटी इस पे नहीं खत्म होती। आप फिर भी पर्सनली इंसानियत के नाते, जॉब के नाते और अपने हाथ से वो ऑफेंस या वो काम करने की वजह से आप लायबल हो, इसको कहेंगे पर्सनल लायबिलिटी, ठीक है। मतलब ये कि किसी के कहने पे लग के कोई गलत काम नहीं करना, आप पहले जज करो, अपनी जजमेंट दो कि क्या ये काम मैं कर सकता हूँ, क्या ये मेरे लिए ठीक है, फिर परफॉर्म करो। एम्प्लॉयर लायबिलिटी, अच्छा अभी ऐसा है कि आपको मैं 10 मिनट्स का ब्रेक दे रही हूँ, आप लोग ब्रेक ले लो, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो लोग नहीं है उनको भी बीच में इन्वॉल्व करो, ठीक है। पर्सनल का क्लियर हो गया?
पर्सनल लायबिलिटी का क्लियर हो गया, मेरा ख्याल है आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इसके लिए एग्जाम्पल की आप बात करते हो तो फिर हम जब अपना नेक्स्ट लेक्चर करते हैं मैं उसमें आपको और अच्छे से इसकी एग्जाम्पल्स दे देती हूँ, जैसे कि छोटी छोटी चीजें वर्ड्स में होती हैं। और अब आप लोगों ने क्या करना है, अभी नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग क्या करो, किसी के साथ कभी वर्ड में इस तरह का कोई भी मिसहैप हुआ है तो वो हमारे साथ शेयर करना है आपने, ठीक है। कि जैसे कभी ऐसा होता है किसी के कहने पे आपने कोई काम कर दिया और वो आपकी जिंदगी का एक ऐसा लम्हा है कि आपने उसमें सीख लिया कि अब नेक्स्ट टाइम मैं ऐसा नहीं करूंगा। कि मुझे समझ आ गई कि डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, वर्बल ऑर्डर्स क्या होते हैं, रिटन ऑर्डर्स क्या होते हैं, ठीक है। अपना अपना एक एक जो भी कभी किसी के साथ हुआ है, बात हुई है, वो इधर मुझे मैसेज करो, और प्राइवेट में नहीं करना, ओपन में करो ताकि सब पढ़ लें। ठीक है, चलो सेंड करो, मुझे मैसेज करो, हम सब देखते हैं और अपना अपना एक्सपीरियंस सारे लोग शेयर करेंगे। अगर कभी किसी के, हाँ मैं अटेंडेंस लगा लूंगी, कोई मसला नहीं है। अटेंडेंस आप लोगों की लग जाती है, दोनों ग्रुप्स की लगेगी, डोंट वरी।